साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एलटी टीचर का मैथ सब्जेक्ट का एग्जाम संपन्न कराया गया है, जिसमें 150 प्रश्न थे। 120 प्रश्न साथियों अपने सब्जेक्ट से यानी मैथ से था और 30 प्रश्न जनरल स्टडी यानी कि सामान्य अध्ययन से था। हर सब्जेक्ट के टीचर, चाहे वो मैथ के टीचर हो, चाहे फिजिकल एजुकेशन टीचर हो, चाहे एसएसटी टीचर हो, किसी भी सब्जेक्ट के टीचर के लिए जो एलटी ग्रेड का एग्जाम हो रहा है उसमें 30 प्रश्न जीएस से आएंगे। तो उन्हीं 30 प्रश्नों को सॉल्व हम लोग करेंगे जल्दी से इस वीडियो में विथ एक्सप्लेनेशन। तो देखिएगा, और महत्वपूर्ण भी रहेगा हमारे आगामी जो परीक्षा है, पीसीएस 2026 का हो गया, चाहे समीक्षा अधिकारी, चाहे लोअर कोई भी एग्जाम यूपीएसआई, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन संभावित रहते हैं। और हमने देखा साथियों, ये ज्यादातर क्वेश्चन घटनाचक्र, पूर्वावलोकन और रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। 60% क्वेश्चन रिपीटेड है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान वर्षों में सबसे अधिक अंशदान अंशदान आता है। तो साथियों देखे पहले हम लोग अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर होता है। अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर होता है। एक होता है प्राथमिक, प्राइमरी, प्राथमिक, और दूसरा होता है सेकेंडरी, द्वितीयक, और तीसरा होता है टर्शियरी यानी कि तृतीयक, टर्शियरी। प्राथमिक सेक्टर वो होता है जो डायरेक्ट जमीन से, मृदा से जुड़ा हुआ साथियों, जैसे कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया और पशुपालन हो गया। कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन, ये प्राथमिक सेक्टर है। प्राथमिक सेक्टर जो जमीन से उत्पादित कोई वस्तु है, जमीन से लगा हुआ चीज है। दूसरा, द्वितीयक सेक्टर वो होता है जिसमें निर्माण और विनिर्माण हो, विनिर्माण और निर्माण, ये दोनों अलग अलग होता है। ये द्वितीयक सेक्टर होता है। निर्माण मतलब कोई अगर चीज बन रहा है, जैसे कुर्सी बन गया, कलम बन गया, डिजिटल बोर्ड बन गया, चश्मा बन गया, कोई भी चीज निर्मित हो रहा है, निर्माण हो गया। अगर कोई बनी हुई चीज है, निर्माण हुआ, उसमें फिर से निर्माण किया तो विनिर्माण होता है। जैसे एक बिल्डिंग बन गया, उस बिल्डिंग में जाकर के एक ऑफिस शिफ्ट हो रहा है, तो वो विनिर्माण होगा। तो निर्माण और विनिर्माण सेकेंडरी सेक्टर में आता है। थर्ड सेक्टर साथियों ये सेवा क्षेत्र कहलाता है। थर्ड सेक्टर सेवा क्षेत्र। हमारे भारत में सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान वर्तमान में हमारे देश में जीडीपी में सेवा क्षेत्र का है। यह बात याद रखिएगा, गलत कर देते हैं लोग। प्राथमिक सेक्टर में सबसे ज्यादा श्रमिक लोग, मजदूर जुड़े हुए हैं, लेकिन सर्वाधिक जीडीपी में योगदान सर्विस सेक्टर का है साथियों। तो पहला प्रश्न का हमारे उत्तर हो जाएगा, देखिएगा, पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। सबसे अधिक योगदान जीडीपी में सेवा क्षेत्र का है। दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे साथियों। दूसरा प्रश्न दिया गया है, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति, हिंदी इसका देखें तो हिंदी इसका होगा साथियों पराश्रव्य। 3 प्रकार की तरंगे होती हैं, अवश्रव्य, अवश्रव्य और श्रव्य और पराश्रव्य। एक होता है जो बहुत कम, जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, जिसको हम न सुन पाए, तो वो अवश्रव्य हो गया। इस अवश्रव्य का 0 से लेकर के 20 हर्ट्ज तक आवृत्ति होता है। 0 से 20 हर्ट्ज आवृत्ति होता है अवश्रव्य का। श्रव्य वो हो गया जिसको मनुष्य सुन सके, हमारी कानें सुन सके साथियों। तो उसकी फ्रिक्वेंसी अगर देखेंगे तो ये 20 हर्ट्ज से जहां ये खत्म हो रहा है, 20,000 हर्ट्ज इसकी फ्रिक्वेंसी होती है, उसे श्रव्य तरंग कहेंगे। पराश्रव्य वो होगा जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा, अनलिमिटेड होगा, तो उसे पराश्रव्य कहेंगे। तो वही पूछा गया, अल्ट्रासोनिक यानी कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, तो उत्तर होगा हमारा बी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक उत्तर हो जाएगा। देखिएगा, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। जनजाति, ट्राइबल और अवस्थिति। तो यहाँ मसाई जनजाति है साथियों, सेमाई जनजाति है, बुशमैन है और माओरी है। तो देखेंगे अगर हम, तो बुशमैन जनजाति फेमस है कालाहारी मरुस्थल में, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है बुशमैन जनजाति। इसके बाद साथियों न्यूजीलैंड में अगर देखेंगे, न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति पाई जाती है। सेमांग जनजाति, सेमाई जनजाति मलेशिया में, और मसाई जनजाति केन्या में, पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र में। केन्या, पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र में। तो हम मैच कराते हैं, तो इसके बाद देखेंगे कि 4, 3, 1, 2, 4, ये उत्तर हो जाएगा हमारा 4, 3, 1, 2, 4, और उसके बाद 3 और फिर 1 और 2, ये उत्तर हो जाएगा डी। देखिएगा, फिर से देख लेते हैं। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल। परीक्षा में साथियों कभी भी जल्दीबाजी मत करिएगा, अपनी स्पीड, पढ़ने की स्पीड जबरदस्त होनी चाहिए। उसके बाद हर क्वेश्चन को 2 बार, करियर का सवाल है तो अपने एग्जाम में भी करिएगा तो 2 बार से ज्यादा आप उसको कोशिश करिएगा सॉल्व करने का। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, माओरी न्यूजीलैंड, और सेमाई, सेमाई साथियों मलेशिया, और मसाई जो है केनिया यानी कि पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन,
इसको आप पढ़कर भी गलती करने वाला क्वेश्चन में इसको बोला जाता है साथियों, क्योंकि आप जीएस जनरल स्टडी का जो सिलेबस वो बहुत ब्रॉड है। आप जब पढ़ते हैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है। कहा भी जाता है साथियों कि नो स्टडी नो कंफ्यूजन, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, और मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। तो जितने ज्यादा हम पढ़ेंगे उतने ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो अपने पढ़ी हुई चीजों को बार बार जो प्रैक्टिस करता है, बार बार जो दोहराता है, पुनरावृत्ति करता है, उसको चीजें याद रहती हैं। तो हम पाते हैं ना अपने पढ़ाई के दौरान कि एक दुग्ध सागर और एक दुग्ध धारा, दो जलप्रपात है। तो वहीं से कंफ्यूजन हुआ है लोगों का। दुग्ध धारा, दुग्ध धारा, और इसी तरह से कपिल धारा, कपिल धारा, और धुआंधार, धुआंधार। यह तीनों साथियों नर्मदा नदी पर है। ये तीनों नर्मदा नदी पर जलप्रपात है, वाटरफॉल है। ये दुग्ध धारा है, लेकिन दुग्ध सागर अगर पूछा जाए तो ये साथियों मांडवी नदी पर है। मांडवी नदी गोवा में है। गोवा में दो नदी है, मांडवी और जुआरी नदी। तो मांडवी नदी पर दुग्ध सागर जलप्रपात है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा ए। पांचवा प्रश्न देखिएगा। पांचवा प्रश्न, किस फसल को फसलों का ऊंट कहा जाता है? फसलों का ऊंट, विच क्रॉप इज नोन एज द केमल ऑफ क्रॉप्स कहा जाता है। केमल की खासियत क्या है, ऊंट की खासियत क्या है? एक बार अगर वो पानी पी लेता है तो बहुत दिनों तक, बहुत घंटों तक वो वर्क कर सकता है। इसी प्रकार से ये फसल है ज्वार या सोरगम। यह साथियों शुष्क क्षेत्र में, पानी की कमी वाले क्षेत्र में भी यह बोया जाता है, उगाया जाता है, और इसको पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। पानी के अभाव में अपना जीवन नहीं त्यागता है साथियों, ये ग्रोथ करता है, इसीलिए इसको फसलों का ऊंट कहा जाता है। ज्वार या सोरगम को फसलों का ऊंट कहा जाता है। छठा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस आधार पर जैव विविधता हॉटस्पॉट परिभाषित किया जाता है? उत्तर होगा साथियों सभी जीवधारी। बी उत्तर होगा। वनस्पति मात्र नहीं होगा, वनस्पति के साथ जंतु भी होते हैं, उसमें मानवीय गतिविधि भी होता है, तब जाके जैव विविधता हॉटस्पॉट हो जाता है। फसलों की विविधता भी नहीं होगा, जंतु नहीं होगा, बी हमारा उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखिएगा, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। यहाँ योजना का नाम दिया गया है, यहाँ उद्देश्य उसका दिया गया है। माँ योजना लिखा गया है, MAA, माँ योजना। माँ योजना का संबंध साथ ही स्तनपान को बढ़ावा देने से। माँ योजना स्तनपान को बढ़ावा देना। लक्ष्य योजना का संबंध है प्रसव कक्ष एवं प्रसूति ऑपरेशन थिएटर में सुधार करने से। सुमन योजना का संबंध है गर्भवती स्त्री एवं नवजात शिशुओं के देखभाल, निःशुल्क देखभाल करने से। और एमसीपी कार्ड साथियों, ये एमसीपी कार्ड बचा ए से सही है। ये प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत एक कार्ड बनता है, एमसीपी कार्ड बनता है, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन, मदर मदर एंड चाइल्ड मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड एक बनता है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत। इसके बाद आठवां प्रश्न हम देखेंगे। आठवां प्रश्न है साथियों, भारत में सर्व शिक्षा अभियान को कब प्रारंभ किया गया? भारत में सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था। सभी सभी बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। उसी के लिए सर्व शिक्षा अभियान आया, और आगे चल के 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है, और 2010 से हमारे देश में राइट टू एजुकेशन RTE लागू होता है, जिसमें हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 को जोड़ा जाता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और RTE कब लागू होता है? 2010 में। सर्व शिक्षा अभियान कब आता है? 2001 में। नौवां प्रश्न देखिएगा। नौवां प्रश्न पूछा गया है, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है? रीट की बात करें साथियों तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार के रीट, और हाई कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 226 में भी 5 प्रकार के रीट जारी किए जा सकते हैं। ये रीट साथियों, ये मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, विधिक अधिकार, सभी प्रकार के अधिकारों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 226 में जारी किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा। और मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत पावर है। दोनों में 5 ये रीट है साथियों। एक होता है अधिकार पेक्षा, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक परमादेश, और एक प्रतिषेध, और एक उत्प्रेषण। उत्प्रेषण सुप्रीम कोर्ट में भी ये 5, हाई कोर्ट में भी 5। यहाँ पूछा गया है उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में कौन सी रीट जारी की जाती है किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की? तो मानो किसी व्यक्ति को हम अगर बंदी बना करके कमरे में कैद करके रख दे, तो उसका जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो भंग हो जाता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा अगर देखेंगे आप तो? बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 26 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जाता है।
10वां प्रश्न पूछा गया है, नीचे दी गई फसलों में से कौन सी फसल मोटा अनाज नहीं है? मिलेट्स, मोटा अनाज, अन्न श्री के अंतर्गत कौन नहीं आता है? गेहूं नहीं आएगा। मक्का, ज्वार, बाजरा, ये तीनों जो है मोटा अनाज में आते हैं। मिलेट्स देखिएगा, मिलेट्स के अंतर्गत आता है मक्का, बाजरा, ज्वार। वर्तमान में बहुत चर्चित शब्दावली है, हर परीक्षाओं में लगभग मोटे अनाज मिलेट से क्वेश्चन रहता है। इसका नया नाम अन्न श्री भी कर दिया गया है, याद रखिएगा ये सब बात। अगला है 11वां, जून 2025 में किस देश ने अपने 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया? 2-4 साल पहले चीन ने किया था, अभी जून 2025 में, जून 2025 में यहाँ लिखा है, जून 2025 में वियतनाम देश ने, जिसकी राजधानी हनोई है, उसने अपने देश में 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया। यानी करंट अफेयर जो आ रहा है, अगर आप देखना चाहें तो मई, जून, जुलाई के महीने का करंट अफेयर आ रहा है साथियों। 12वां प्रश्न पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। अनुच्छेद और विषय। अनुच्छेद 51 क में साथियों मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, रूस के संविधान से लिया गया, स्वैच्छिक समिति की सिफारिश पर जुड़ा है, संविधान लागू होने का समय नहीं था। जब आया 42वां संविधान संशोधन से, तब 10 और 86वां संविधान संशोधन से एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 17 में है साथियों अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में लिखा है उपाधियों का अंत। ये हो जाएगा उत्तर हमारा, देख ले, A2B4C3, A2B4C3, ये ए उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा D1, ये उत्तर हो जाएगा। इसका 13वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप साथियों फुटबॉल से संबंधित है और ये एशिया और भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। दुनिया का तीसरा सबसे पुराना और एशिया और भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। ब्रिटिश काल के दौरान, हमारे भारत में जब ब्रिटिशर्स का शासन था उस समय में यह शुरू किया गया था। किस सन में? 1888 ईस्वी में। 1888 में डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट एशिया और भारत का सबसे पुराना अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था। 14वां प्रश्न, फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर द्वारा कौन सी इमारत बनाई गई? पहली बात कि जो राजधानी थी मध्यकाल में दिल्ली, दिल्ली से आगरा के समीप में, आगरा के समीप में फतेहपुर सीकरी को बसाया था अकबर ने, और वहां पर एक प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा भी याद आप रखेंगे, बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया, और वहीं पर फतेहपुर सीकरी में पंचमहल भी बनाया था। पंचमहल उत्तर होगा, कंफ्यूज मत होइएगा, मोती महल, पंचमहल, हीरा महल, रंग महल दिया गया है, पंचमहल बनवाया था अकबर ने फतेहपुर सीकरी में। 15वां प्रश्न पूछा गया है, ऑनलाइन गेमिंग पर संवर्धन और विनियमन से जुड़े विधेयक के दौरान सरकार ने खुलासा किया कि लोग हर साल करीब 20,000 करोड़ गंवा रहे हैं। लोकसभा में यह बिल कब पेश किया गया? उत्तर तो आप रख लीजिए, 20 अगस्त 2025। आगे भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। बड़ा महत्वाकांक्षी और बहुत शानदार काम हुआ है हमारे संसद में कि एक बिल पारित हुआ है ऑनलाइन गेमिंग, और जो जुआ होता था, सट्टेबाजी होती थी, ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, जिसमें हमारे देश के युवाओं का भविष्य खराब हो रहा था साथियों, और वो लोग मानसिक आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे थे। तो साथियों इसी पर संसद ने कानून बना करके उसको बंद कर दिया, गायब हो गया ड्रीम 11, माई 11 सर्किल। 20,000 करोड़ रुपया हर साल गंवा रहे थे हमारे देश के लोग। इसी को एक बिल ला करके पारित कर दिया गया, जो संसद में लोकसभा में 20 अगस्त 2025 को पारित किया गया। आगे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना रुपया हर साल गंवा रहे थे हमारे देश के लोग? 20,000 करोड़। 16वां प्रश्न पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से, पीली क्रांति का संबंध है सरसों तिलहन उत्पादन से, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध है 1966-67 में जो आया था उसका खाद्यान्न उत्पादन से, और विशेषकर इसमें गेहूं, और गेहूं में भी मैक्सिकन गेहूं, और लाने का श्रेय MS स्वामीनाथन जी को। श्वेत क्रांति लाने का श्रेय वर्गीज कुरियन को। विश्व में हरित क्रांति लाने का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग जी को जाता है। 17वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा, इसको ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा था, कट जाएगा, इमेज अच्छा नहीं है, इसलिए छोटा करके आप लोग को, अगर इसकी क्वालिटी अगर कम लग रही होगी तो आप अपने यूट्यूब के सेटिंग से, कॉर्नर में सेटिंग होता है, उससे इसकी क्वालिटी को बढ़ा करके देख सकते हैं, है ना साथियों। इसको थोड़ा सा छोटा कर दे कि स्पष्ट आए। 17वां प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरपतवार सामान्यतः गाजर घास या कांग्रेस घास कहलाता है? गाजर घास या कांग्रेस घास कहलाता है साथियों पार्थेनियम। पार्थेनियम एक खरपतवार है
इसका पौधा साथियों गाजर के भांति होता है। गाजर के भांति होने के कारण इसको गाजर घास कहा जाता है और अमेरिका के द्वारा लाया गया है ये, इसी नाते इसको कांग्रेस घास भी कहा जाता है साथियों। तो कांग्रेस घास, क्योंकि अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। अमेरिका में जो मेल जोल होता है उसको कांग्रेस कहा जाता है, तो अमेरिका से मिला जुला घास है, तो इसी नाते इसको कांग्रेस घास, और गाजर के जैसे पौधा दिखता है इसलिए इसे गाजर घास कहा जाता है, पार्थेनियम को। ये हमारे खाद्यान्न फसलों के लिए खतरनाक होता है, खरपतवार होता है साथियों एक। 18वां प्रश्न पूछा गया है, किस राजनेता ने बिहार में पिछड़ी जातियों, पिछड़े वर्ग के आरक्षण का मुद्दा सर्वप्रथम जोरों से उठाया था? तो बिहार के नेता कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक की उपाधि वाले कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में सबसे पहले पिछड़ी जाति ओबीसी या पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का मुद्दा सबसे पहले उठाया था। 19वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नेता ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विरोध किया? स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विरोध किया था भीमराव अंबेडकर ने। पढ़ेंगे आप तभी करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। स्थानीय स्वशासन का समर्थन किया था गांधी जी ने, और अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 40 है जिसमें ग्राम पंचायतों का गठन लिखा है, उसी को गांधीवादी अनुच्छेद भी कहा जाता है। इसका मतलब कि गांधी जी स्थानीय स्वशासन के संस्थाओं के समर्थक थे, भीमराव अम्बेडकर साहब उसके विरोध में थे। 20वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करिए। बौद्ध संगीति और उसका स्थान। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? राजा कौन था उस समय? तो अजात शत्रु था, अजात शत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय में राजा कौन था साथियों? काला शोक था, काला शोक। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में हुई थी। इसमें इसमें पूछा जाता है कि इसमें पुरोहित कौन था, इसमें अध्यक्ष कौन था? राजा तो हो गया, अध्यक्ष कौन था? तो पहला वाला अगर आप देखेंगे तो महाकश्यप, महाकश्यप अध्यक्ष, महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति में साथियों सुबुकामी, सुबुकामी। तीसरी बौद्ध संगीति में मोगली पुत्र तिस, मोगली पुत्र तिस, मोगली पुत्र तिस। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में वसुमित्र थे अध्यक्ष, वसुमित्र अध्यक्ष थे, और अश्वघोष थे एक उपाध्यक्ष, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन, ऊंट का कुबड़ बना होता है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ऊंट का कुबड़ बना होता है। ऊंट का कुबड़ में साथियों फैट होता है, ऊंट का कुबड़ बना होता है। द हम्प ऑफ द केमल इज मेड अप। तो उत्तर आप करेंगे फैट टिश्यू, फैट टिश्यू यानी वसा ऊतक का जमा होता है, जो ऊंट के कुबड़ पर जमाव होता है वो फैट का जमाव होता है। 22वां प्रश्न है, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जैव विविधता का प्रयोग सबसे पहले डब्ल्यू.जी. रोजन ने किया था, डब्ल्यू.जी. रोजन ने। और नॉर्मन बायर से साथियों इन्होंने हॉट स्पॉट शब्द दिया था, हॉट स्पॉट शब्द के जनक। और आर.एच. विटेकर साथियों इनका नाम आप पढ़ेंगे, 5 किंगडम, 5 जगत जो थे, ये सिद्धांत इन्होंने दिया था, ये आर.एच. विटेकर। और वर्गीकी का फादर किसको कहते हैं? कैरोलस लीनियस को, कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का फादर कहते हैं, कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का फादर। और 5 जगत जो है उसको दिया था आर.एच. विटेकर। और डब्ल्यू.जी. रोजन ने जैव विविधता का शब्द दिया था सबसे पहले। और नॉर्मन बायर्स जो है उन्होंने हॉटस्पॉट शब्द दिया था। 23वां प्रश्न पूछा गया है, षटभुज में विकर्णों की संख्या है। षटभुज यानी कि जिसमें 6 भुजाएं होती हैं, षटभुज 1 2 3 4 5 6। षटभुज में विकर्णों की संख्या, इसका एक फॉर्मूला है, आप याद रख रहिएगा। तो आपसे षटभुज पूछे, पंचभुज पूछे, सप्तभुज पूछे, त्रिभुज पूछे, चतुर्भुज पूछे, आप कर लेंगे। फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n माइनस 3/3/2। तो अब हम इसमें रखते हैं, n का वैल्यू दिया गया है 6, 6 ब्रैकेट में 6 माइनस 3/2। ये हो जाएगा साथियों, 6 में से अगर 3 घटाएंगे 3 हो जाएगा, 3। और 6 गुणे 3 हो जाएगा, 6 गुणे 3 6 त्रिके 18 हो जाएगा, और 18/2 यानी कि 9 हो जाएगा। उत्तर हमारा 9 आएगा, यानी षटभुज में विकर्णों की संख्या 9 होगी। आप इसी फार्मूले पे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए साथियों कमेंट में कि सप्तभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। ईमानदारी पूर्वक उत्तर दीजिए। बाकी 24वां प्रश्न देखिएगा, यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो संख्या क्या होगी?
किसी संख्या का 20%, 20% अगर दिया है 50, तो 20 में कितना गुणा करें कि ये 100 हो जाएगा। तो 20 में 5 का अगर गुणा करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो ऐसे ही 50 में भी हम 5 का गुणा करेंगे, ये भी तो अपना 100 में पहुंच जाएगा। तो 5 पछे 25, ये 250 हो जाएगा। उत्तर हमारा हो जाएगा 250। 25वां प्रश्न पूछा गया है, बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब हुई जिसमें प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया। उत्तर होगा 8 अगस्त। याद कर लीजिएगा साथियों, 8 अगस्त को बंबई में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर लिया गया और अगले दिन 9 अगस्त को डू आर डाई के साथ हमारे देश में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया, डू आर डाई के साथ। तो उत्तर हमारा पूछा गया कि स्वीकार कब किया गया, तो उत्तर सी होगा, सी उत्तर हो जाएगा। 26वां प्रश्न पूछा गया है, यदि दो संख्याओं का लसअ 2079 है और उनका मसअ 27 है और यदि एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो जो साथी गणित थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, मैथ थोड़ा बहुत जान रहे होंगे कि बहुत आसान प्रश्न है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला है एलसीएम, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही तो फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप रख करके उत्तर ला देंगे साथियों। तो पहली मान लेते हैं एलसीएम दिया गया है 2079 गुणे एचसीएफ दिया है, मौसा दिया गया 27 और एक संख्या दिया गया 189 और दूसरी संख्या x मान करके आप निकाल देंगे साथियों। तो x इज इक्वल टू 2079 गुणे 27 बटा 189। इसको सॉल्व करने के बाद उत्तर हमारा आ जाएगा। उत्तर हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कैलकुलेशन आप करेंगे। जीएस वाले लोग कैलकुलेशन से बहुत भागते हैं, कैलकुलेशन करने में समय जाएगा। 27वां प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। याद होगा, बचपन में पढ़े होंगे साथियों, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ये दो ऐसे तत्व हैं जो साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया कर लेते हैं। 28वां प्रश्न है, भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुए थे। देखिए, एक साल से ऊपर हो गया, लेकिन महत्वपूर्ण है लोकसभा का इलेक्शन, इस नाते वहां से आंकड़े और वहां से डेट जरूर पूछा जा सकता है। तो हमारे देश में 2024 लोकसभा 7 चरणों में चुनाव हुआ था। 28 का बी उत्तर। 29वां और 30वां दो प्रश्न और बचा है साथियों, दो प्रश्न। निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित करिए। साथियों, ये इस तरह के क्वेश्चन सन वाले एक्ट का सन हो, चाहे किसी घटना का सन हो, चाहे विद्रोह का सन हो, चाहे कोई मुख्य चीज है उसका सन जरूर एग्जाम में रहता है। तो इसका डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पर है, आप उससे साथियों उसको जरूर एक बार देख लिया करिएगा ताकि आप अपडेट हो जाए। और डेट जो है बार बार पढ़ने से, रिविजन करने से याद होता है, एक बार में नहीं याद होता है। देखिएगा, चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम 1813 में, 1833 में ये आया था। फिर से इंडिया एक्ट 1784 में आया था जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ था। भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1909 में आया था, 1919 में आया था और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। तो अगर इसको इसको इसके अनुसार देखें हम, तो सबसे पहले ये हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो चार चार ये तीन में है, ये नहीं होगा, तीन होगा। इसके बाद देखेंगे, चार के बाद तो इसका नंबर आ जाता है फिर से इंडिया एक्ट, यानी चार के बाद दो। तो चार के बाद दो कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी आप मिला लीजिएगा साथियों। 30वां और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, और अक्सर हम चर्चा करते हैं ज्योग्राफी में, चाहे जीएस में, चाहे करंट अफेयर में, कि हमारे देश में मानसून जून में आता है। हमारे देश में मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा का मानसून आता है। सर्वाधिक बारिश उसी से होता है, केरल में शुरुआत होता है। और साथियों, दिसंबर के महीने में यानी कि जाड़े के समय में लौटते हुए मानसून से, उत्तर पूर्व मानसून से तमिलनाडु के क्षेत्र में बारिश होती है। और हम पाते हैं कि तमिलनाडु के कुछ शहरों में बाढ़ भी आ जाती है। जैसे इस समय अगर न्यूज आप देख रहे होंगे तो तमिलनाडु के चेन्नई और उसके आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ सी आई हुई है साथियों। तो उत्तर हमारा क्या होगा, बी तमिलनाडु। ये था साथियों एल्टीग्रेड मैथ टीचर का जीएस का पेपर सोल्यूशन। कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी आपको डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा साथियों, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे।